तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। और अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 का देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर साल अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, 4 ऐसे टॉपिक जो हमारे कहीं ना कहीं बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। और कभी कभी संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर प्रकाश का व्यतिकरण जिसमें पढ़ेंगे उसमें हम वो चीज भी पढ़ लेंगे, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, व्यतिकरण क्या होता है पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि जब किसी माध्यम में कोई ऐसा माध्यम जिसमें एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली 2 तरंगे, कितनी 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की मात्रा, परिणामी तरंग की तीव्रता जो उनके अध्यारोपण से या उनके मिलने से अगर हम बात करें तो अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, उससे एक तरंग बनेगी, उसकी जो तीव्रता होती है कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम, कुछ बिंदुओं पर ज्यादा और कुछ बिंदुओं पर कम होगी। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जब हमारी 2 तरंगे चली, उनकी आवृत्ति और आयाम लगभग समान थे, दोनों एक साथ चली, तो उनके व्यतिकरण से अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग है जिसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम है। ठीक है सर, अब बात आती है जिन बिंदुओं पर अधिकतम हो उन्हें क्या कहेंगे और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम हो उसे क्या कहेंगे। तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम है होती है उससे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। फिर देख लीजिए, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो होती है वो अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं? जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात आती है सर, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, इसके लिए कंडीशंस, जो महत्वपूर्ण कंडीशंस होती हैं आवश्यक, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, मैंने अगर आप उसको समझ गए होंगे तो जो इसकी कंडीशन है वो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। पहली, दोनों प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगे के कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, कलाओं का जो अंतर है वो स्थिर रहना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर लगभग समान होने चाहिए, बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो, पॉइंट में भी अंतर हो सकता है लेकिन लगभग या बराबर या फिर पूर्ण रूप से बराबर हो सकते हैं। ठीक है, होने चाहिए। और दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए, दूर दूर है तो उनमें बिना जो अगर बात करें अध्यारोपण नहीं होगा, अध्यारोपण नहीं होगा तो इन बिंदुओं के बीच में व्यतिकरण नहीं होगा, तो व्यतिकरण नहीं होगा तो किन बिंदुओं पर व्यतिकरण ज्यादा, ना किसी पर कम होगा ना कम होगा, जो ज्यादा होगा तो किसी पर अगर व्यतिकरण ही नहीं तो कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों जो होते हैं एक दूसरे से निकट होने चाहिए, दोनों के आयाम और लगभग बराबर होने चाहिए और दोनों एक ही स्रोत से निकल रही हो और इनके कला संबंध जो अंतर होता है वो समान लगभग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। और अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला और तीसरा टॉपिक है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों, प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, प्रकाश विद्युत कार्यफलन के बारे में, तो धातु पृष्ठ से, कोई भी धातु है उसके पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। समझिए, अगर कोई धातु उससे पृष्ठ से, उसके सतह से किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, उसके पृष्ठ से किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालने के लिए, मुक्त कराने के लिए आवश्यक व न्यूनतम आवश्यक जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। अतः W इक्वल टू होता है h न्यू 0। ठीक है,
अगर हमसे कार्यफलन पूछता तो हम इतना ही लिख देते और हमारा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश विद्युत कार्यफलन के बारे में, ठीक है। तो इसे यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति b होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमें देहली आवृत्ति लेनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, b0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है धातु के फलस्वरूप धातु के लगभग ऊर्जा जो होती है वो धातु के फलस्वरूप के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, अर्थात W = h nu 0 होता है यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा तथा कार्यफलन से कम है। यदि आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से कम है, उसका कार्यफलन जो उससे अगर कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आप बताइए, आपके पास उतना पैसा नहीं है जो आप काम करा सको किसी भी व्यक्ति से, उतना पैसा आपको नहीं है तो आप क्या काम करवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे ना, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी धातु से अगर हमें इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकालनी है तो उसकी कार्यफलन जो होगा उससे ऊर्जा आपको उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक और लास्ट हमारा टॉपिक है सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे व परावैंगनी तथा एक्स किरणों के एक एक उपयोग लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कभी सूक्ष्म तरंगों के उपयोग पूछ लेता है, कभी परावैंगनी तरंगों के उपयोग पूछ लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो होता है उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार तथा विमान संचार के रडार प्रणाली में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो होगा उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में तथा विमान संचालन के लिए जो रडार प्रणाली होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है। फिर बात आती है सर अवरक्त तरंगे जो होती हैं, इनका कोहरे तथा धुंध में अगर फोटोग्राफी करना होता है, फोटो लेना होता है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, या फिर फलों या फिर बीजों को सुखाने में भी अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे जो होती है इनका उपयोग होता है, ठीक है। अगली हमारी जो तरंग है परावैंगनी तरंग, इसका उपयोग क्या होता है, इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली नोटों तथा उंगलियों का पता लगाने में किया जाता है जो हमारी परावैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है। और चौथी हमारी किरण है एक्स किरण। तो बच्चों जो एक्स किरण होती है इन तरंगों का उपयोग जो होता है शरीर की हड्डियों के टूटने का पता लगाने में, फेफड़ों के रोगों के उपचार आदि में इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आप एक्सरा जब कराने जाते हैं तो वहां पर एक्स किरणें ही आपके हाथ पर, अगर आप हाथ का एक्सरा कराते हैं तो डाली जाती हैं। एक्स किरणों में क्या होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो मांस को तो भेद सकते हैं लेकिन हड्डियों को भेद नहीं पाती हैं। तो जब हम उनकी एक्स किरणों को डालते हैं उसके नीचे हम कोई एक कागज रखते हैं जो एक्सरे में रखा जाता है वो, ठीक है, पेपर, उसमें क्या करते हैं जब हम उस पर किरणें डालते हैं तो उसमें होता क्या है, हड्डियों को तो भेद देती है लेकिन जहां पर हड्डी टूटी होगी वहां से वो नीचे निकल जाएगी, जो उस पर छप जाएगी, लेकिन हड्डियों को भेद नहीं पाती, वहां पर काला रहता है और जहां पर निकल जाती है वहां पर लगभग सफेद हो जाता है। तो इससे पता लगा देता है डॉक्टर यहां पर हड्डी आपकी टूटी है। तो बच्चों ये थे हमारे 4 टॉपिक जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इन चारों टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, और आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आते हो तो इन चारों टॉपिक को आप लिख कर आइएगा, ठीक है। और भी टॉपिक हम आपको पढ़ाते रहते हैं, इसी प्रकार से नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलेगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।